जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर प्लेनेट है। मास और साइज में तो ये सबसे बड़ा है ही, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमारे पूरे सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। धरती की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के लिए ये ग्रह किसी कवच की तरह काम करता है। बाहर से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को जुपिटर के भयंकर गुरुत्वाकर्षण से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पृथ्वी की ओर आ रही ऑब्जेक्ट का रास्ता बदल जाता है और पृथ्वी एक और भयानक तबाही से बच जाती है। धरती और मानव सभ्यता को सौरमंडल का ये दैत्याकार ग्रह जुपिटर कितनी बार बचा चुका है, इसकी गिनती तो शायद हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान हमेशा से आसमान में इस ग्रह को देखकर अचंभित होता जरूर आया है। गैलीलियो के जुपिटर को देखने से लेकर आज तक इस ग्रह के बारे में बेशक हम बहुत कुछ जान गए हैं। एक धुंधले से बिंदु से लेकर हमने जुपिटर के अंदर तक झांक कर देखा है। वॉयेजर मिशन के दौरान जुपिटर को बेहद नजदीक से स्टडी किया है, लेकिन इस दैत्याकार ग्रह को जानने और समझने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। जहां तक प्लूटो और शनि ग्रह को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड मिशंस प्लान किए जा चुके हैं, तो जुपिटर वैज्ञानिकों की आंखों से कैसे बचा रह सकता है? हमें और इस धरती को प्रलयकारी आफतों से बचाने वाले जुपिटर के बारे में हम जानते ही कितना है, बस ना के बराबर। वो जुपिटर जो पूरे सोलर सिस्टम को संतुलित कर रहा है, उसके बारे में हमारी सिविलाइजेशन को जानकारी ना होना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आखिर जुपिटर का हमारे सोलर सिस्टम में क्या किरदार है? क्या यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इसके अंदर क्या चल रहा है? क्या इसके चंद्रमाओं पर जीवन है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हमें जुपिटर को आश्चर्य भरी नजरों से देखने पर मजबूर करते हैं। और इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी कि जूस नाम का एक मिशन 14 अप्रैल सन 2023 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया था। ये मिशन वाकई एक कमाल का मिशन है और इसके साइंस ऑब्जेक्टिव्स भी मानव सभ्यता को एक नई दिशा देंगे। हमारा विज्ञान एक अलग मुकाम पर पहुंचेगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस मिशन को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे मिशन में एक और चीज है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जब मैं इस मिशन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये टाइमलाइन पता लगी। इस मिशन को लॉन्च हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं। फिलहाल ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। करीब 1 साल 4 महीने बाद यानी कि अगस्त 2024 में ये चांद तक पहुंचेगा और वहां से ग्रेविटी असिस्ट का सहारा लेकर उसी महीने में पृथ्वी को दोबारा से फ्लाई बाय करके वीनस प्लेनेट की ओर निकल जाएगा। फिर करीब 1 साल बाद ये 31 अगस्त 2025 को वीनस पर पहुंचेगा। वहां से फिर से ये स्लिंग शॉट होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये सितंबर 2026 तक दोबारा से पृथ्वी को फ्लाई बाय करेगा। फिर ये एक बड़े से एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा। करीब 2.5 साल बाद फिर ये 18 जनवरी 2029 को पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरेगा। लेकिन इस बार ये पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर मार्स के ऑर्बिट को पार करता हुआ एस्टेरॉयड बेल्ट में 223 रोजा नाम के एस्टेरॉयड से होता हुआ जुपिटर की दुनिया में एंटर होगा। लेकिन तब तक जुलाई 2031 आ चुका होगा और फिर ये जुपिटर के बाकी सिस्टम्स को स्टडी करेगा। अब ये टाइमलाइन देखकर ही अजीब लगता है कि जब इसका साइंस फेज 3.5 साल का है, तो इस मिशन का क्रूज फेज यानी कि वो फेज जहां मशीनरी आइडियल कंडीशन में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, वो 8 साल क्यों है? सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस जूस मिशन को जुपिटर तक जाने में 8 साल क्यों लग रहे हैं, जबकि इससे पहले वॉयेजर मिशन जुपिटर तक 2 साल से भी कम समय में पहुंच गया था। इसके अलावा न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने तो जुपिटर तक पहुंचने में 1 साल भी नहीं लगाया था। तो फिर आखिर एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जूस मिशन में ऐसा क्या है कि उसे जुपिटर तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगने वाला है? तो यही टॉपिक रहेगा आज के हमारे इस वीडियो का। टू बी ऑनेस्ट, आज के इस वीडियो से आपको रिलेटिविटी, ग्रेविटी, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, इन सब का एक आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे सौरमंडल में धरती और बृहस्पति ग्रह जब एक दूसरे के पास होते हैं, तब इनके बीच की दूरी करीब 600 मिलियन किलोमीटर होती है। पर इन 5 महीनों में जूस करीब 370 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। वहीं अगर टाइम के मुताबिक देखा जाए तो ये मिशन अभी अपने क्रूज टाइम का 5% भी कंप्लीट नहीं कर पाया है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो डिस्टेंस अर्थ और जुपिटर के बीच कैलकुलेट किया है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमारा स्पेसक्राफ्ट एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम सीधा जुपिटर की ओर नहीं जा सकते? हम इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि रॉकेट की पावर, स्पेसक्राफ्ट और पेलोड्स का भार, अमाउंट ऑफ फ्यूल और प्लेनेट की ज्योमेट्री। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमें किस स्पेसिफिक प्लेनेट पर कैसे पहुंचना है। देखिए, ऑर्बिटल मैकेनिक्स एक ऐसी जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे फ्यूल के बावजूद भी लूना 25 कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वहीं कम फ्यूल के बावजूद भी चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक बड़ी सक्सेस बन गया। यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस और बहुत ज्यादा प्लानिंग अगर की जाए तो रिजल्ट हमें आउट ऑफ द बॉक्स आते हुए मिल जाएंगे। और ऑर्बिटल मैकेनिक्स में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि स्पेस में हर एक चीज, फिर चाहे वो प्लैनेट्स हों, मून्स हों, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और इनसे भी बड़े स्ट्रक्चर्स ही क्यों न हो, यहाँ हर चीज मोशन में है। जब हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं तो वो स्टिल अर्थ से नहीं बल्कि सूर्य के गिर्द 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती हुई पृथ्वी से लॉन्च होता है। ऐसे में एक मूव होती हुई ऑब्जेक्ट से दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अपने मिशन को टारगेट करना एक पेचीदा काम है। जब अर्थ और जुपिटर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होते हैं तो उनके बीच की दूरी 968 मिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में करीब आते हैं तो ये दूरी 600 मिलियन किलोमीटर तक नजदीक आ जाती है। लेकिन ये जो पोजीशन है और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही होता है और इसके बाद ये डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि हर एक प्लेनेट अपनी अलग अलग स्पीड से सन को ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि इंजीनियर्स को मिशन की पूरी ट्रेजेक्ट्री एकदम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इस खाली अंतरिक्ष में हमें अपना मिशन एक ऐसी दिशा में छोड़ना होगा जहां फिलहाल अभी तो वो प्लेनेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मिशन उस प्लेनेट के ऑर्बिट तक पहुंचेगा वो प्लेनेट अपनी स्पीड से चलता हुआ वहां पर आ जाएगा। चलिए अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पावरफुल रॉकेट है, आपने सबसे कम डिस्टेंस वाली ट्रेजेक्ट्री पर लॉन्च भी कर दिया और वो भी राइट टाइम पर। अब आपको जुपिटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आप जल्दी से जल्दी जुपिटर तक पहुंचना चाहोगे, लेकिन फिर भी आपको 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वॉयेजर को करीब 2 साल और न्यू होराइजन को करीब 1 साल लग गया था जुपिटर तक जाने में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जिन मिशंस के एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं उन्हें जुपिटर को फ्लाई बाय करना था, वहाँ पर रुकना नहीं था। अब अगर आप इस स्पीड से जुपिटर पर जाने की गलती कर चुके हैं तो अब आप ये सोचिए कि बिना ब्रेक्स के आप जुपिटर पर रुकेंगे कैसे? तो यहाँ पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम ऑर्बिटल एनर्जी कहते हैं। धरती को जितनी भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं उन सब की ऑर्बिटल एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि धरती उन्हें अपनी ओर खींच रही है। जब ये एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है तो सैटेलाइट्स धरती की ओर गिरने लगती हैं, यानी कि सैटेलाइट्स एनर्जी लूज कर देती हैं। वो धरती से ना टकराएं इसलिए उनकी ऑर्बिटल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाता है थ्रस्टर्स को फायर करके। लेकिन जब ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट को छोड़कर दूर चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिस स्पीड से आप जुपिटर की ओर जा रहे हैं उस काइनेटिक एनर्जी को आपको लूज करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर्स फायर कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट होने वाला है। और इतना फ्यूल ले जाने के लिए भी आपको लॉन्चिंग के टाइम ढेर सारा फ्यूल वेस्ट करना होगा। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इतना फ्यूल वेस्ट ना करके कम स्पीड के साथ वहां पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए आपको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर और मैनेज करने का टाइम भी मिल जाएगा अगर स्पीड कम रहेगी तो यहाँ से एक बात तो साफ होती है कि स्पेसक्राफ्ट का भार एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि स्पेसक्राफ्ट कहीं भी जाने में कितना टाइम लेगा, क्योंकि ज्यादा भार लॉन्चिंग का खर्चा तो बढ़ाता ही है, साथ ही में डेस्टिनेशन पर जाकर ऑर्बिट में इंसर्ट होने का खर्चा भी बढ़ा देता है। साथ ही ज्यादा भार को लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट की भी जरूरत होती है। अब स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा फ्यूल डालकर उसका भार बढ़ाने से लॉन्च तो डिफिकल्ट होता ही है, साथ ही में मिशन की कॉम्प्लेक्सिटीज भी और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। धरती से लॉन्च करते हुए हमें स्पेसक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं,
जिससे वो ऑब्जेक्ट धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है। अगर बात करें जूस मिशन की तो ये अब तक का सबसे भारी इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसका भार करीब 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इसे लॉन्च करने के लिए सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक एरियन 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को यूज किया गया, लेकिन ये रॉकेट भी इतना पावरफुल नहीं था कि ये जूस स्पेसक्राफ्ट को सीधा जुपिटर की ओर छोड़ पाता, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी असिस्ट का सहारा लिया गया है। अब ये तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट धरती के जितना पास ऑर्बिट कर रही होगी उसकी ऑर्बिटल एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट दूर होगी उसकी ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही सारे प्लैनेट्स भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मर्क्यूरी प्लैनेट सूर्य के सबसे पास है तो उसकी ऑर्बिटल एनर्जी प्लैनेट्स में से सबसे कम होगी, और नेपच्यून की ऑर्बिटल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में जाने से पहले उसकी ऑर्बिटल एनर्जी को मैच करना जरूरी है। मर्क्यूरी के लिए जब बेपीकोलंबो मिशन को लॉन्च किया गया तो लॉन्चिंग के समय उसकी ऑर्बिटल एनर्जी धरती की ऑर्बिटल एनर्जी जितनी थी, लेकिन मर्क्यूरी के ऑर्बिट में जाने के लिए उसे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ी थी ताकि वो मर्क्यूरी की ऑर्बिटल एनर्जी से मैच कर सके। और उस एनर्जी लूज करने के लिए बेपीकोलंबो को दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड फ्लाई बाय करना पड़ा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर हमें मान लीजिए किसी बड़े ऑर्बिट में जाना है, लेट्स से नेपच्यून या फिर प्लूटो के ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली उनकी ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट को वो एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि चुरानी पड़ेगी प्लैनेट से, जैसे अर्थ, मार्स और जुपिटर से। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों ही केसेस में, यानी एक तो जब हम एनर्जी लूज कर रहे हैं और दूसरा जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों ही केसेस में हम प्लैनेट्स को फ्लाई बाय कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स को फ्लाई बाय करके एनर्जी गेन और लूज कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर है रिलेटिव मोशन। जी हाँ, प्लैनेट्स और स्पेसक्राफ्ट के रिलेटिव मोशन से हम ये कर सकते हैं। ग्रेविटी असिस्ट से हम स्पेसक्राफ्ट को स्पीड अप, स्लो डाउन और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्लैनेट के ऑर्बिट की डायरेक्शन में फ्लाई बाय करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट को एक स्लिंग शॉट मिलता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर स्पेसक्राफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लाई बाय करता है तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ रही है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए प्लैनेट की स्पीड कम हो रही है। लेकिन प्लैनेट एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये चेंजेस इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। आप इस पूरी प्रोसेस को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक स्पेसक्राफ्ट अगर किसी एक सिस्टम में से एनर्जी विड्रॉ कर रहा है, ऑब्वियसली वो सिस्टम एक प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट की ऑर्बिटल एनर्जी तो कम हो रही है। अगर स्पेसक्राफ्ट एनर्जी लूज कर रहा है तो प्लैनेट की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन ये चेंजेस इतने इनसिग्निफिकेंट होते हैं कि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो जूस मिशन को पृथ्वी से लॉन्च किया गया है, इसीलिए लॉन्च के जस्ट बाद जूस स्पेसक्राफ्ट के पास जो ऑर्बिटल एनर्जी होगी वो अर्थ की ऑर्बिटल एनर्जी से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। जुपिटर तक जाने के लिए जूस को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि जुपिटर का ऑर्बिट पृथ्वी से बड़ा है और ज्यादा दूरी पर है। तो ये एनर्जी गेन करेगा अर्थ, मून और वीनस के फ्लाई बाय करके। और इस पूरे प्रोसेस में ये भी ध्यान रखना है कि ये ज्यादा एनर्जी भी गेन न कर ले, नहीं तो ये जुपिटर की ग्रेविटी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। कहने का मतलब ये है कि जूस स्पेसक्राफ्ट को तेज तो होना होगा, लेकिन ये इतना धीमा भी होना चाहिए कि जुपिटर से इसकी एनर्जी मैच हो सके। और यही क्रूशियल चीज इस मिशन के क्रूज टाइम को इतना ज्यादा बढ़ा रही है। जुपिटर पर पहुंचने के बाद ये जुपिटर और उसके मून्स के अराउंड 35 फ्लाई बाय करेगा। यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को डीपली स्टडी करेगा और इसका फाइनल फोकस रहेगा गैनीमेड पर। जूस पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा जो पृथ्वी के सैटेलाइट यानी कि चांद के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट के मून को ऑर्बिट करेगा। इस पूरे मिशन का सबसे क्रूशियल मोमेंट तब होगा जब जूस स्पेसक्राफ्ट गैनीमेड को ऑर्बिट करता हुआ 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक स्लो हो जाएगा और फिर ये जुपिटर के ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को इंसर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेसक्राफ्ट को एक परफेक्ट स्पीड पर एक प्रिसाइज एंगल से एक राइट मोमेंट पर सही दिशा में एक करेक्ट अमाउंट ऑफ मैन्यूवर करना होता है, तब जाकर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में स्थापित होता है।
ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्लो या गलत टाइम पर किया गया मैन्यूवर या तो स्पेसक्राफ्ट को सीधा प्लेनेट में क्रैश कर देता है या फिर स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए इस अनंत अंतरिक्ष में भटक जाता है। फिर ज्यादा फ्यूल भी स्पेसक्राफ्ट के पाथ को करेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए राइट अमाउंट ऑफ मोशन या राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए ये मिशन 2031 तक जुपिटर तक पहुंच पाएगा। आई होप इस मिशन का ये एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस मिशन पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो या मिशन से रिलेटेड आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।